हेलो बच्चों। आज से हम अपना क्लास 10th का कोर्स शुरू करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार पैटर्न चेंज हो गया है ना। तो इस बार आप कुछ चैप्टर के एमसीक्यू होंगे और कुछ चैप्टर के आपके सब्जेक्टिव पेपर होंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले जो एमसीक्यू वाले चैप्टर्स हैं उन्हें कवर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके नवंबर या दिसंबर में जो एग्जाम होने हैं उसमें एमसीक्यू ही आने हैं। तो कुछ ही चैप्टर्स आपको दिए गए हैं जिसमें आपके एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, तो उसमें से आज हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है, चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। ठीक है ना। तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आज यहाँ पर एमसीक्यू के लिखे हुए हैं, सारे कंप्लीट नहीं है। तो हम हर क्लास में 10 क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हुए हैं चैप्टर नंबर 1 के। तो हम इन्हें कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे के 10 क्वेश्चंस को समझेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाय 8 इफ एन इज। आपसे कह रहे हैं एन स्क्वायर माइनस वन जो है वो 8 से डिविजिबल है। कब? जब एन कितना होगा? एन होगा क्या? एक इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा, ऑड इंटीजर होगा या इवन इंटीजर होगा। तो देखो, इंटीजर, नेचुरल नंबर, ऑड इंटीजर और इवन नंबर, इनमें से कोई एक ही आंसर है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास लिखा है एन स्क्वायर माइनस वन। तो अगर मैं एन की जगह पे कोई एक ऑड नंबर रखूंगी, जैसे कि रख के देखें एक बार, 3 रख देते हैं चलो। तो 3 का स्क्वायर माइनस वन, तो 3 3 जा 9 माइनस वन, तो आंसर आ जाएगा 8। तो 8 से डिविजिबल है ना। तो आप अगर ऑड नंबर रख रहे हो तो बहुत आसानी से ये डिविजिबल हो गया। चलिए अब ऐसा करते हैं, एक इवन नंबर रख के देख लेते हैं, 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस वन, तो 4 4 जा 16 माइनस वन 15 हो गया। ये तो 8 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बात आती है इंटीजर और नेचुरल नंबर की। तो देखो, इंटीजर में ऑड नंबर भी आते हैं और इवन नंबर भी आते हैं। तो इवन नंबर तो मेरा रूल ही नहीं फॉलो कर रहा ना, ये 8 से डिवाइड हो ही नहीं रहा ना, तो इंटीजर तो नहीं हो सकता। सेम ऐसे ही नेचुरल नंबर में ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों आते हैं, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर भी इसका आंसर नहीं होगा। तो क्या बचा? ऑड नंबर, तो ऑड नंबर इसका आंसर है। तो एन स्क्वायर माइनस वन 8 से तभी डिविजिबल होगा जब एन की वैल्यू कितनी होगी? ऑड इंटीजर, कोई भी एक ऑड नंबर होगा वो होगी। क्लियर है? तो जब भी आपके पास ये एमसीक्यू आए तो ऐसे ही रैंडमली आपको एक ऑप्शन पे टिक नहीं लगाना है, क्योंकि आपको पता है इस बार जो टर्म 1 में एमसीक्यू आएंगे उसके मार्क्स लगेंगे। तो आपको क्वेश्चंस एकदम अच्छे से आने चाहिए, प्लस कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ताकि आपके सारे एमसीक्यू ठीक हो सके। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। देखो, लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है जो इन दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 और 8 बचेगा। मतलब 70 से डिवाइड होगा तो 5 बचेगा, और 125 को डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? एक चीज यहाँ पर बताऊंगी, जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर की बात करें ना, तो हमेशा याद रखिएगा आपको एचसीएफ निकालना है। और जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें ना, तो हमेशा याद रखिएगा आपको एलसीएम निकालना है। फुल फॉर्म ही बता रही है, हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट और लार्जेस्ट एक ही बात है ना। तो इसका मतलब ये तो चलो क्लियर हो गया कि इसके अंदर एचसीएफ निकालना है। अब जल्दी से इन दोनों का एचसीएफ निकाल के ऑप्शन पे टिक लगा दें। नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है लिविंग रिमाइंडर, तो आप क्या करो, पहले 70 में से 5 को माइनस कर दो, रिमाइंडर माइनस कर दो, 65 बचेगा। और 125 में से आप क्या करो, 8 को माइनस कर दो, तो 117 बचेगा। अब आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ आप कोई से भी तरीके से निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, लॉन्ग डिवीजन से निकालो, कॉमन फैक्टर लेके निकालो, आपकी मर्जी है। कई सारे तरीके होते हैं एचसीएफ निकालने के, किसी भी तरीके से निकाल लो। तो जब आप इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 13। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया? हमारे पास 13 हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या फिर कोई कंसेप्ट आपको नहीं पता हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर उससे रिलेटेड कोई वीडियो मैंने बना रखी होगी तो जरूर मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, ताकि आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटर्न एज, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर। इसके अंदर जो ए और बी के अंदर जो वैल्यूज के अंदर एक्स और वाई यूज हो रहे हैं वो क्या है? मेरे प्राइम नंबर है। तो फिर आप मुझे एचसीएफ बताओ, ए और बी का कितना होगा। तो आपको क्या करना है, एचसीएफ बताना है इन दोनों का।
तो कैसे बताओगे इसका HCF? देखो ऐसा करो, जो ये a है ना, आप इसको x स्क्वायर x क्यूब y स्क्वायर है, तो आप इसको लिख लो x इंटू x लिख सकते हो, और y स्क्वायर को लिख सकते हो y इंटू वाई। ठीक है। सिमिलरली b आपके पास था एक्स वाई क्यूब, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब इनमें जो जो कॉमन है वो आप एक साइड पे लिख लो। तो देखो एक तो x आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है, एक आपको यहाँ पर y कॉमन दिख रहा है, याद रखिएगा दोनों में ही होना चाहिए, वो उसे ही कॉमन बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक और y मुझे यहाँ पर कॉमन दिख रहा है ना, एक और y। क्या अब कुछ और कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तो बस HCF निकल गया आपका, कितना निकला, एक तो आपका x मिला और दो बार आपको y कॉमन मिला। जो कॉमन होते हैं ना उन्हें एक एक ही बार लिखते हैं HCF में। तो एक्स वाई स्क्वायर आपका क्या आ गया यहाँ पर, HCF आ गया। क्लियर? तो जब भी आपको दो नंबर दे और आपसे बोले HCF निकालो, तो आपको इसी कंसेप्ट से ही निकालनी है। मैं अभी आपको बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि MCQ में अगर हम एक MCQ में इतना टाइम लगाएंगे तो पेपर छूट जाएगा। बिल्कुल छूट जाएगा पेपर अगर आप इतना टाइम लगाओगे तो। अभी मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, एक एक पार्ट एक एक स्टेप अच्छे से समझा रही हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। पर जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके कंसेप्ट एकदम सेट हो जाएंगे माइंड में, फिर आप जल्दी से MCQ कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो। पहली बात तो आपको एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, किस किस का आपसे कह रहा है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल के साथ साथ औरों की टेबल में भी आते हैं, वही होते हैं ना कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कौन सा ऐसा नंबर है, तो 4 है, क्योंकि देखो 1 तो नहीं है, 1 औरों की टेबल में नहीं आता, 2 भी नहीं आता औरों की टेबल में, 3 भी नहीं आता औरों की टेबल में। ठीक है, तो कौन सा आता है? अच्छा 2 डिजिट चाहिए आपको, यहाँ पर मैंने यहाँ 1 डिजिट लिख दिया है, सॉरी 2 डिजिट से शुरू करते हैं फिर। तो सोचो जरा 2 डिजिट आपको कौन सा मिलेगा, तो 10 ले लें, क्योंकि 9 तक तो 1 डिजिट ही होता है, तो 10 ही होगा 2 डिजिट, 10 औरों की टेबल में भी आता है। ठीक है, चलिए ये तो मिल गया। एक आपको चाहिए था स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर तो वही था ना जो औरों की टेबल में भी आता हो, तो यहाँ पर आएगा 4। आएगा नहीं आएगा 4, क्योंकि 1 अपनी टेबल में आता है, 2 अपनी टेबल में आता है, 3 अपनी टेबल में आता है, तो 4 आया। 4 औरों की टेबल में भी आता है, तो मैंने 4 लिख दिया। अब आपको इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो ठीक है, 4 के हम यहाँ फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 यहाँ लिख दिया, और 10 को हमने यहाँ लिख दिया 2 इंटू 5। तो एलसीएम निकालते कैसे हैं, जो कॉमन होता है, जैसे कि 2 और 2 कॉमन हो उसको एक बार लिखते हैं, और जो अनकॉमन होते हैं, कॉमन नहीं है, उनको एज इट इज लिख देते हैं। तो आपका एलसीएम यहाँ पर आ गया 20, तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया, सी आ गया। क्लियर? तो पहले आपको एलसीएम निकालने के लिए वो दो नंबर निकालने थे जिनका एलसीएम आपको निकालना है, तो वो आपने खुद से निकाले हैं यहाँ पर। क्लियर क्वेश्चन नंबर 4? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज। देखो आपसे ये कह रहा है कि अगर आप एक रैशनल नंबर, नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो, ठीक है, अगर आप एक नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करो, मतलब कि उसे इनटू करो, तो आपका आंसर कितना आएगा। तो कोई भी जल्दी से एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, एग्जाम्पल लीजिए अपने माइंड में और जल्दी से देख लीजिए। एक रैशनल नंबर 2 ले लो और एक इरेशनल नंबर √2 ले लो, दोनों को प्रोडक्ट दोनों का करके देख लो, तो 2√2। तो क्या है ये 2√2 कौन सा नंबर है, रैशनल है या इरेशनल है? इरेशनल है ना, इरेशनल। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कोई एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें कोई और आंसर भी आ जाए? नहीं। जब भी कभी भी आप एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आता है। आप कोई सा भी एग्जाम्पल अभी वीडियो देखते टाइम में ही अपने माइंड में ले सकते हैं और जल्दी से उसका आंसर निकाल के देखो रैशनल आ रहा है या इरेशनल आ रहा है। कोई भी एग्जांपल ले लो, एक रैशनल नंबर लेना एक इरेशनल, दोनों को मल्टीप्लाई करना, हमेशा आंसर इरेशनल आएगा, इसलिए इसका आंसर भी यही है, ऑलवेज इरेशनल। क्लियर? चलिए अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर। आपको एक रैशनल नंबर ये दे रखा है, आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि वो कब टर्मिनेट होगा। एक डेसिमल प्लेस के बाद, दो डेसिमल प्लेस के बाद, तीन डेसिमल प्लेस के बाद, चार डेसिमल प्लेस के बाद, ये आपको बताना है।
तो जब भी ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन आए ना, आपको क्या करना है यहाँ पर, इसको तो आप ऐसे ही रहने दो, न्यूमरेटर को मत कुछ भी करो। जो डिनोमिनेटर है 1250, इसके फैक्टर्स निकाल लो। आपको आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से ये फैक्टर्स निकालने आते हैं ना, तो उनको निकाल लो। तो वो आपके पास आएगा 2 × 5⁴। इसका मतलब 5 4 टाइम्स आएगा और 2 1 टाइम आएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, इनकी पार ना सेम कर दो। कैसे सेम कर दे इनकी पार, तो देखो 5 की पार 4 है और 2 की पार 1 है, तो आप ऐसा करो 2 की पार को भी 4 बना दो। अब 2 की पार को 4 बनाए हैं कैसे, ये भी तो दिक्कत है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर 2 की पार 3 और 2 की पार 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो 2 यहाँ पर एक बार लिखा है, आपको 3 बार और चाहिए पार 4 बनाने के लिए, चाहिए ना 3 बार और, तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 बार दोनों से इंटू कर दिया है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही रहने दो, क्योंकि आपके पास ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 की पार 4 और 5 की पार 4 आ गया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर मत सॉल्व कीजिएगा, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू है, आपको सिर्फ टिक लगाना है। ठीक है ना, तो जितनी भी पार यहाँ पर होती है, ये वाली जो पार है हाईएस्ट पार, यही आपका आंसर होता है। इसका मतलब इसका आंसर डी है। 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये नंबर जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर भी पता लगा सकते हो, यहाँ पर भी सिर्फ आप क्या करो, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल लो। जैसे कि ये आ गया था 2 × 5 की पार 4, आपको दिख रहा है यही हाईएस्ट पार है, इसकी पार तो 1 है, सीधा टिक लगाओ 4 डेसिमल प्लेसेस। आगे इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है आपको, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए सॉल्व किया है। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे आंसर पे टिक लगा सकते हो। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेम क्वेश्चन, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/2⁵ विल कब टर्मिनेट होगा। अब देखो आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर पहले ही इस फॉर्म में दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया नहीं हो गया, 2 की पार 3 और 5 की पार 1 है, देख के बता सकते हो कब टर्मिनेट होगा। हाईएस्ट पार कौन सी है 3, तो इसका मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। सीधा सीधा आंसर ही निकल के आ गया सी। तो देखो बिना सॉल्व किए हार्डली आपको कितने 2 या 3 सेकेंड्स लगे होंगे अब इस क्वेश्चन को करने में। तो अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि सिर्फ आपको क्या करनी है, पार देखनी है, हाईएस्ट पार, तो आप एक क्वेश्चन 2 या 3 सेकंड में इसका कर पाओगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जीरो इज और एन डैश नंबर। जीरो एक कौन सा नंबर है, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल और नन ऑफ द अबव। तो जीरो हमारे पास रैशनल नंबर होता है, नेचुरल नंबर तो नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, और इरेशनल भी नहीं होता, रैशनल नंबर होता है जीरो। क्लियर है। चलिए अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज। देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें हमने प्रोडक्ट किया था, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है किया था ना, जो आंसर हमारा आया था ऑलवेज इरेशनल, जो मैंने आपसे कहा था माइंड में एक एग्जांपल ले लीजिए। सेम यहाँ पर भी यही है, आपको यहाँ पर सम और डिफरेंस कह रहा है, तो कोई बात नहीं, जल्दी से अगर आप अपने माइंड में एक चीज सोचो कि मैं एक रैशनल नंबर 2 और एक इरेशनल नंबर √2 को प्लस करूं, तो ये तो प्लस ही नहीं हो सकते, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। और ये क्या है मेरे पास इरेशनल, क्यों, क्योंकि √2 मेरे पास इरेशनल है। सेम अगर मैं एक रैशनल नंबर में से एक इरेशनल नंबर को माइनस करूं, तो ये माइनस भी नहीं हो सकते, तो ये भी मेरा क्या है इरेशनल। तो आप एक रैशनल नंबर को प्लस करो इरेशनल नंबर के साथ, या फिर उसको माइनस करो इरेशनल नंबर के साथ, आंसर आपका हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो एक कंसेप्ट हमारा यहाँ ये क्लियर हो गया कि जब हम एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर हमेशा इरेशनल आता है, और जब हम एक रैशनल और इरेशनल को माइनस करते हैं तो भी इरेशनल ही आता है, और जब हम एक रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करते हैं तो भी इरेशनल ही आता है। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बन गए हैं, तीनों में से कोई सा भी आया तो मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक करके आओगे वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आज की क्लास के, पर अभी चैप्टर नंबर 1 की एमसीक्यू कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आगे के 10 क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर 10th क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7 इज।
तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना है कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या नन ऑफ दी अबव होगा। तो देखो 22/7 अगर आप ध्यान से देखो तो ये पाई की वैल्यू होती है, याद है आपको 3.14 या 22/7, जब हमारे पास ज्योमेट्री के चैप्टर्स आते हैं तो हम उसमें ये लगाते हैं ना। और पाई हमारे पास होता क्या है, पाई हमेशा हमारे पास इरेशनल नंबर होता है ना, इरेशनल नंबर। तो जब पाई इरेशनल है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होता है नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो फिर इसका भी यही होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, बी आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, बी नहीं आएगा, सी आ जाएगा, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को हटाओ और इस वाले आंसर को टिक कर दो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर। तो ये थे हमारे पास आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो हमने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू किए। सारे एमसीक्यूज अब शुरू हो गए हैं, चैप्टर वाइज मैं आपको एमसीक्यूज कराती रहूंगी। जैसे जैसे मैं कराऊंगी वैसे वैसे आप अपनी कॉपी में इन्हें करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, टर्म 1 में ही अच्छे स्कोर करने हैं ताकि आप टर्म 2 में भी अच्छे कर सको, तो सारे एमसीक्यूज काफी अच्छे से कीजिएगा और समझ के कीजिए। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 to 20 समझेंगे, चैप्टर नंबर 1 के ही समझेंगे। क्लियर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट जब मैं आपकी वीडियो बनाऊं 11 to 20 वाले क्वेश्चन की, उसमें आपका डाउट क्लियर कर दूं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मैं आगे आपकी ऐसी ही एमसीक्यू की और वीडियोस बनाती रहूं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम अपनी नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।